प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज हम कक्षा 8वीं विषय हिंदी व्याकरण पुस्तक गुलमोहर उप विषय है हमारा पाठ 30 पत्र लेखन व्याख्यान 1। बेटा, पिछले व्याख्यान में हमने अनुच्छेद लेखन को पढ़ा। आज हम अपने व्याख्यान में पत्र लेखन के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। पत्र लेखन क्या होते हैं, पत्रों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, पहले के जमाने में पत्रों का कितना महत्व था और आज के युग में पत्रों का कितना प्रचलन है, किस प्रकार के पत्र होते हैं, पत्रों के कितने प्रकार होते हैं, यह सब हम अपने व्याख्यान में पढ़ेंगे। बच्चों, चलिए पढ़ते हैं अपना व्याख्यान। पत्र लेखन। पत्र लेखन एक कला है। यह मानव के विचारों के आदान प्रदान का एक अत्यंत सरल साधन है। प्यारे बच्चों, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि आज हम अपने व्याख्यान में पत्र लेखन के विषय में पढ़ेंगे। अब पत्र लेखन क्या है? एक कला है जिससे मानव अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। अर्थात इसके द्वारा मानव अपने विचारों को लिखकर एक दूसरे के सामने प्रकट कर सकता है और यह मानव के विचारों को एक अत्यंत सरल साधन है, यानी पहुंचाने का एक सरल साधन है। आज के युग में पत्र लेखन का जो प्रचलन है वह कम हो गया है, लेकिन पहले का समय ऐसा था जब मनुष्य अपने विचारों को पत्र के माध्यम से ही एक दूसरे के समक्ष प्रकट कर सकता था। आज वैज्ञानिक युग आ गया है, इंटरनेट का युग आ गया है, जिसकी वजह से हमारे जो पत्र लेखन की व्यवस्था है वह कम हो गई है। पहले के समय में पत्र लेखन की अत्यधिक आवश्यकता थी। पत्रों के द्वारा ही मनुष्य अपने विचारों का आदान प्रदान करता था। लेखन की जितनी भी कलाएं हैं उनमें यह विधा अलग है। अर्थात जितनी लिखने की हमारी कलाएं थी उसमें पत्र लिखने की जो कला थी वह सबसे अलग है, क्योंकि पत्र किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित करते हुए लिखा जाता है। प्यारे बच्चों, जब भी हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय किसी न किसी व्यक्ति को संबोधित किया जाता है। अर्थात जब पत्र हम माता पिता को लिखते हैं तो माता पिता के लिए उसे संबोधित करते हैं, जैसे पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी। जब हम किसी विद्यालय से पत्र लिखते हैं तो वहाँ पर हम श्रीमान, श्रीमती, प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्य इस प्रकार से संबोधित करते हैं। जब हम मित्र को पत्र लिखते हैं तो मित्र के लिए प्रिय मित्र का संबोधन हम करते हैं। तो यहाँ पर जितने भी पत्र हम लिखेंगे, अगर हमें जो पता दिया गया है उसी के अनुरूप लिखेंगे। अगर हमें पता नहीं दिया गया तो हम अपने अनुरूप भी उस पत्र को लिख सकते हैं। इसके अलावा पत्र के माध्यम से लिखने वाले व्यक्ति की अभिव्यक्ति क्षमता के साथ उसके व्यक्तित्व की झलक भी मिल जाती है। अब जिस प्रकार से आप पत्र लिखते हैं, लिखने वाले व्यक्ति की उसके अंदर कितनी क्षमता है, उसके व्यक्तित्व की एक झलक भी मिल जाती है। पत्र लिखने की परंपरा अत्यंत प्राचीन है, जो प्राचीन काल से ही चली आ रही है। अब जो पत्र लिखने की जो परंपरा है, जो रिवाज है, वो क्या है? बहुत प्राचीन है और प्राचीन समय से ही चली आ रही है। इसके लेखन की शैली भिन्न भिन्न होती है, अर्थात इसको अलग अलग तरीकों से लिखा जाता है। पत्र लेखन के समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर करना चाहिए। प्यारे बच्चों, जिस प्रकार से हम पत्र लिखते हैं, पत्र लिखते समय हम जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द हमें सोच समझकर लिखने चाहिए। ऐसा क्यों है? अगर हम अपने माता पिता को, चाचा चाची को, मामा मामी को इस प्रकार पत्र लिख रहे हैं तो हमें उनका आदर सम्मान प्रकट करते हुए अपने शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम मित्र को लिख रहे हैं उसके लिए भी हमें अपने बोलचाल पर नियंत्रण रखकर ही उसको पत्र लिखना चाहिए। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है? पत्र लिखने के समय शब्दों का प्रयोग सोच समझकर ही करना चाहिए। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें। प्यारे बच्चों,
जैसा कि पत्रों का प्राचीन समय में अधिक प्रचलन था। प्राचीन समय में केवल पत्र ही ऐसे साधन थे जिनके द्वारा मनुष्य के विचारों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जाता था, अर्थात डाक के द्वारा, रेलगाड़ियों के द्वारा संदेश वाहक पत्रों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते थे, क्योंकि कोई भी दूसरा विकल्प या कोई साधन नहीं था जिससे एक स्थान से दूसरे स्थान के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। आपको पता भी होगा, जैसे आपके दादाजी दादी जी बताते भी होंगे कि मान लीजिए आपके दादाजी कहीं दूर सर्विस करते थे, तो उस समय पर पत्रों के माध्यम से ही वो अपने वहाँ की कुशलता का समाचार देते थे, और इधर से भी इसी प्रकार उनके पास समाचार जाता था। आजकल तो बेटा फोन हो गए हैं, इसके फोन के द्वारा ही सबकी कुशलता का समाचार मिल जाता है। वीडियो कॉल हो गई हैं, हम घर बैठे एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जो आपके नज़दीक हैं उनको देख सकते हैं, बातें कर सकते हैं, अर्थात आज ऐसा लगता ही नहीं कि हम किसी से दूर हैं। लेकिन पहले के समय में मुख वगैरह नहीं दिखता था, मुंह लोगों का नहीं दिखता था, लेकिन आज के समय में सारी चीजें संभव हैं। वैज्ञानिकों ने तरक्की की है, उन्नति की है, डिजिटल भारत हो गया है, तो इसलिए यहाँ पर पत्रों का क्या है, अब महत्व कम हो गया है। अब पत्र लिखते समय क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए, किन किन बातों को ध्यान में लाना चाहिए, उसी के अनुसार मैं आपको कुछ बातें यहाँ पर बता रही हूँ। आइए पढ़ते हैं। पत्र लिखते समय यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि पत्र की भाषा पाने वाले के मानसिक स्तर के अनुरूप हो। यानी जब आप पत्र लिखते हैं तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि आप पत्र किस के अनुरूप लिख रहे हैं। मान लीजिए आपको अंग्रेजी भाषा भी आती है, आपको हिंदी भाषा भी आती है, लेकिन जब आप पत्र लिखते हैं तो आपको यह ध्यान में रखना है कि जिस व्यक्ति को आप पत्र लिख रहे हैं उस व्यक्ति को अंग्रेजी भाषा का या हिंदी भाषा का ज्ञान है। अगर उसे अंग्रेजी भाषा नहीं आती तो आपको अंग्रेजी भाषा में पत्र नहीं लिखना, आप उसके अनुरूप उसकी भाषा का अध्ययन करते हुए ही पत्र लिखोगे। पत्र में इधर उधर की बातें ना लिखकर अनावश्यक विस्तार से बचना चाहिए। अर्थात जैसे कि हम पत्र लिखते हैं, पत्र में इधर उधर की बातें नहीं लिखनी चाहिए, केवल जो आवश्यक चीजें हैं जिसके लिए आप लिखना चाहते हैं, अर्थात जो आवश्यक है, जिसकी आवश्यकता के लिए पत्र लिखा जा रहा है, उन्हीं बातों को पत्र में लिखना चाहिए, अनावश्यक विस्तार नहीं करना चाहिए। पत्र में सरल तथा छोटे वाक्यों का प्रयोग करना चाहिए। अब क्या है कि पत्र लिखते समय हमें भाषा का ध्यान रखना चाहिए। भाषा ऐसी होनी चाहिए, सरल हो और पढ़ने वाले को समझ भी आ जाए। पत्र लेखन में भाषा की शिष्टता अवश्य होनी चाहिए, यानी शिष्ट होनी चाहिए, सभ्य होनी चाहिए। असभ्य भाषा का प्रयोग वहां पर नहीं किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि विरोध प्रकट करने के लिए भी कटु भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बेटा जैसे कि आप किसी के लिए विरोध कर रहे हैं, आप किसी के प्रति गुस्सा हैं, उसके लिए भी पत्र लिखते समय कड़वे शब्दों का, कड़वी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति को बुरे लगे ऐसी भाषा का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत पत्रों में आत्मीयता अवश्य होनी चाहिए, यानी जब आप किसी अपने निजी को पत्र लिखते हैं तो उसमें आत्मीयता अवश्य झलकनी चाहिए, अर्थात ऐसा प्रतीत होना चाहिए जिससे कि अगले यानी जो पत्र को पढ़ रहा है उसको लगे कि हाँ, आत्मा से पत्र लिखा गया, अर्थात मन की भावनाओं को एकाग्रचित करके आपको पत्र को लिखना चाहिए। पत्र की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। पत्र लिखते समय लेखक को पत्र के उद्देश्य को अपने मन में रखना चाहिए और उसे ध्यान में रखकर ही पत्र को लिखना चाहिए। अब जिस उद्देश्य के लिए, जिस काम के लिए आप पत्र लिख रहे हैं, सबसे पहले आपको उसी उद्देश्य के लिए पत्र को लिखना चाहिए, अनावश्यक बातों को उसमें नहीं डालना चाहिए। पत्र लिखते समय इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। पत्र लिखते समय अपनी और पत्र प्राप्त करने वाले की आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए।
उसके अनुसार ही अभिवादन तथा संबोधन करना चाहिए। अब जैसे कि आप पत्र अपने पिताजी को लिखते हैं या आप किसी अपने रिलेटिव को लिखते हैं, सगे संबंधियों को लिखते हैं, अपने मित्र को लिखते हैं, तो उसकी आयु, योग्यता व पद का ध्यान रखना चाहिए और उसी के अनुरूप आपको अभिवादन या संबोधन करना चाहिए। अब पिताजी को लिखोगे तो क्या लिखोगे? पूज्य पिताजी। अब मित्र को लिखोगे तो क्या लिखोगे? प्रिय मित्र। तो यहाँ पर क्या है, अगर आप प्रधानाचार्य को लिखोगे, बड़ी बहन को लिखोगे, तो प्रधानाचार्य के लिए क्या लिखोगे? श्रीमती प्रधानाचार्य जी। तो यहाँ पर क्या है बेटा, जिसके लिए आप पत्र लिखते हैं वहां पर आपको उसकी आयु, योग्यता व पद का विशेष ध्यान रखते हुए ही पत्र को लिखना चाहिए। पत्र में विषय, स्थान, दिनांक तथा भेजने वाले का नाम स्पष्ट लिखा जाना चाहिए। आप जिस स्थान पर भी पत्र भेजते हैं उस स्थान का नाम, विषय, दिनांक सब स्पष्ट रूप से होना चाहिए, अर्थात आधा अधूरा पता उस पत्र में नहीं होना चाहिए। पत्र जिस स्थान पर जाना है उस स्थान का नाम, दिनांक और भेजने वाले का स्पष्ट नाम होना चाहिए। पत्र के मुख्यतः दो प्रकार होते हैं। प्यारे बच्चों, अब तक हमने पढ़ा कि पत्र लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो बातें मैंने आपको बताई। अब यहाँ पर पत्रों के प्रकार बताए हैं। पत्र दो प्रकार के होते हैं, औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र। इंग्लिश में आप बोलते हैं फॉर्मल व इनफॉर्मल। तो यहाँ पर बेटा औपचारिक पत्र क्या होते हैं और अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं, वह सब भी हम पढ़ेंगे। औपचारिक पत्र, जो पत्र सरकारी कार्यालयों के अलावा अर्ध सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यालयों या संस्थाओं को भेजे जाते हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। अब जो औपचारिक, जिनमें औपचारिकताएं निभाई जाती हैं, उन्हें औपचारिक पत्र कहते हैं। यानी जैसे आप विद्यालय से संबंधित कोई पत्र लिखते हैं, जिला शिक्षा अधिकारी से संबंधित लिखते हैं, बिजली बोर्ड को लिखते हैं, बस परिवहन को लिखते हैं, ये सब पत्र, जल परिवहन को लिखते हैं, ये सब क्या हैं, हमारे औपचारिक पत्र होते हैं, क्योंकि इनमें हमें औपचारिकताएं निभानी होती हैं। उन संस्थाओं को लिखे जाते हैं और उन्हें ये औपचारिक पत्र कहा जाता है। उन लोगों को, अधिकारियों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा निजता का या रिश्ते का संबंध नहीं होता, अर्थात जो हमारे नजदीक नहीं होते या हमारी रिलेशन में नहीं होते, अर्थात जैसे मामा, चाचा, इस प्रकार से कोई संबंध उनका नहीं होता, उन्हें यह पत्र लिखे जाते हैं। ये पत्र दैनिक जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं के संदर्भ में लिखे जाते हैं, जिनमें ज्यादातर अनुरोध का भाव छिपा रहता है। अब ये किसके लिए, यानी जो दैनिक जीवन में आपकी आवश्यकताएं हैं। अब मान लीजिए आपकी साइकिल चोरी हो गई है, तो थाना अध्यक्ष को आपको पत्र लिखना है, तो वो क्या है, आपकी आवश्यकता है दैनिक जीवन की। आपका सामान चोरी हुआ है और चोरी की सूचना आपको थाना अध्यक्ष को देनी है, तो उसके लिए आप थाना अध्यक्ष को पत्र लिखेंगे। उसी प्रकार आप विद्यालय में जा रहे हैं, लेकिन अकस्मात क्या होता है, आपको बुखार आ जाता है, तो आपको प्रधानाचार्य से छुट्टी चाहिए, अवकाश चाहिए, तो वहां पर भी क्या है कि आपको अवकाश के लिए पत्र लिखना है। तो वहां पर ये सारे पत्र आपके औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र वो होते हैं बेटा जिसमें ये औपचारिकताएं नहीं निभाई जाती, अर्थात जिनमें निजता या रिश्ते का संबंध होता है। जैसे माता को लिखना, पिताजी को लिखना, बहन को लिखना, मित्र को लिखना, ये सब पत्र हमारे क्या हैं, अनौपचारिक हैं। लेकिन जिनमें फैमिली रिलेशन नहीं होते वो हमारे औपचारिक पत्र होते हैं। औपचारिक पत्रों के विषय में कुछ स्मरणीय तथ्य, अर्थात कुछ याद रखने योग्य तथ्य। सबसे पहले प्रेषक का पता, दिनांक, अभिवादन, स्वनिर्देश, हस्ताक्षर आदि बाईं ओर से लिखे जाते हैं। अब पत्र में क्या है बेटा कि जो भी पता है, दिनांक है, अभिवादन है या जो निर्देश दिया गया है वह सब बाईं ओर ही लिखा जाएगा। बाईं ओर से शुरू करके बाईं ओर पे ही खत्म करना होता है। पत्र में यदि प्रेषक का नाम और पता दिया गया हो तो वही नाम और पता लिखें, अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखा जाता। अब यदि प्रेषक का नाम या पता दिया गया है तो आपको वही लिखना है, अपनी तरफ से नहीं लिखना। जहां पर नाम और पता नहीं दिया जाता वहां पर आप परीक्षा भवन का ख ग दिनांक इस प्रकार से लिखें। अगर
वहां पर पता दिया गया है तो फिर वहां पर आपको पता डालना होता है। पत्र में नाम तथा पता न दिया होने पर अपना पता परीक्षा भवन लिखें और क ख ग या अ ब स लिखें। अर्थात जब पता नहीं दिया जाता तो आप परीक्षा भवन क ख ग या अ ब स लिखें। अर्थात जब पता दिया गया है तो आपको पता वही लिखना है। अगर आपको पता नहीं दिया गया तो आप फिर परीक्षा भवन क ख ग दिनांक ये वाला आप अपने तरफ से क्या लिखें, पता लिखें। औपचारिक पत्रों से संबंधित एक औपचारिक पत्र मैंने यहाँ पर लिखा है। हमारा पत्र है, पिता का व्यवसाय बंद होने के कारण विद्यालय के प्राचार्य को छात्रवृत्ति के लिए प्रार्थना पत्र लिखे। अर्थात क्या है, कहाँ पर पत्र लिखना है आपको पत्र लिखना है विद्यालय के प्राचार्य जी को। किसके लिए? छात्रवृत्ति के लिए। तो किस प्रकार लिखेंगे? क्योंकि अब क्या बताया था मैंने कि औपचारिकता जहाँ पर निभानी है, यानी जिनसे आपका निजता का या रिलेशन का संबंध नहीं होता, वहां पर औपचारिक पत्र लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है कि व्यवसाय बंद हो गया है, ठप हो गया है, और उससे संबंधित आपको क्या करना है, विद्यालय के प्राचार्य को पत्र लिखना है। उसमें बताना है क्या कारण हुआ और किस कारण से आपको छात्रवृत्ति चाहिए। तो मैंने यहाँ पर लिखा है, देखिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी गुरुग्राम। अब बेटा सबसे पहले आप अपने विद्यालय का ही नाम लिखेंगे, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, वेस्ट एकेडमी वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय पटौदी गुरुग्राम। फिर आपको एक पंक्ति छोड़ देनी है, विषय लिखेंगे। औपचारिक पत्रों में हमेशा विषय लिखा जाता है, अनौपचारिक पत्रों में विषय नहीं लिखा जाता। अब विषय क्या है? छात्रवृत्ति के लिए। तो यहाँ पर लिखेंगे छात्रवृत्ति लेने हेतु प्राचार्य को पत्र। अर्थात छात्रवृत्ति चाहिए, इसके लिए आपको प्राचार्य को पत्र लिखना है। तो विषय वहां पर डाला जाता है जहां पर औपचारिक पत्र हो, और विषय किस लिए डाला जाएगा? जो ऊपर विषय पूछा गया है वही विषय आपका इसमें डाला जाएगा। फिर विषय के बाद फिर आपको एक पंक्ति छोड़नी है, फिर लिखना है, श्रीमान जी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा का छात्र हूँ। अब लड़कियां लिखेंगी, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में 8वीं कक्षा की छात्रा हूँ। अब साथ साथ मैं लड़के और लड़की दोनों का बता रही हूँ। लिखा मैंने यहाँ पर लड़के के लिए है, लेकिन लड़कियां स्वयं से अपने लिए छात्रा शब्द का प्रयोग करें और लिंग की जो वहां पर है उस लिंग को चेंज करें। मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी में आता रहा हूँ और आने वाले समय में भी प्रथम श्रेणी में आना चाहता हूँ, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ। अब लड़कियां कैसे लिखेंगी? मैं अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम श्रेणी में आती रही हूँ और आने वाले समय में भी प्रथम श्रेणी में आना चाहती हूँ, लेकिन मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, इसलिए मैं अपनी पढ़ाई जारी रखने में असमर्थ हूँ। अर्थात परिवार की कंडीशन अच्छी न होने के कारण मैं अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से नहीं रख सकती। मेरी स्कूल की प्रतिमाह फीस अधिक है। इस स्थिति में मैं स्कूल की फीस का भुगतान करने में असमर्थ हूँ। अर्थात अब मेरे जो परिवार की स्थिति है वह दयनीय है, खराब है, और इतनी खराब है कि मैं अब स्कूल की फीस देने में भी असमर्थ हूँ। इस विद्यालय में मेरा पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विद्यालय का नाम रोशन किया है। अब क्या बताया है कि इस विद्यालय में मेरा पिछला रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा रहा है। मैंने केवल पढ़ाई के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों में भी विद्यालय का नाम रोशन किया है।
गत वर्ष की वार्षिक परीक्षा में भी मैंने प्रथम श्रेणी में स्थान प्राप्त किया था। यानी पिछले वर्ष जो वार्षिक परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में भी मैंने पहला स्थान प्राप्त किया था। प्यारे बच्चों, यहाँ पर जैसे कि आप पत्र लिखते हैं तो पत्र लिखते समय आपको 3 पैराग्राफ अवश्य बनाने चाहिए। इसी के अनुरूप मैंने यहाँ पर आपको समझाया है। केवल ये नहीं कि आपने 2 पंक्ति 3 पंक्ति या 4 पंक्तियों में पत्र को समझा दिया, क्योंकि पत्र हमारा 7 अंक का आता है। 7 अंक के लिए आपको 3 पैराग्राफ में पत्र को लिखना आवश्यक होता है। मेरे पिताजी की एक दुकान थी, पिछले माह उसमें आग लग गई, जिस कारण से हमारा व्यापार ठप हो गया यानी बंद हो गया। यानी पिताजी की एक दुकान थी और उस दुकान में आग लग गई। आग लगने के कारण जो व्यापार था, जो व्यवसाय था, वह बंद हो गया। पिताजी इधर उधर से ऋण यानी कर्ज लेकर अपना काम पूरा करना चाहते हैं, पर अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। मेरे परिवार की आर्थिक हालत बिल्कुल बिगड़ गई है और मेरे पिताजी मेरी फीस भी नहीं दे सकते। अर्थात हालत नाजुक है, हालत बिगड़ गई है और वो मेरी फीस देने में भी असमर्थ हैं। आपसे अनुरोध है कि आप मेरी विद्यालय की फीस माफ करें ताकि मैं अपनी पढ़ाई जारी रख सकूं और मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए मुझे 500 रुपये छात्रवृत्ति भी प्रदान की जाए। मैं आपका आभारी रहूंगा। अब यहाँ पर मैं आपकी आभारी रहूंगी, लड़कियां क्या लिखेंगी? मैं आपकी आभारी रहूंगी। लड़के क्या लिखेंगे? मैं आपका आभारी रहूंगा। फिर धन्यवाद। उसके बाद एक पंक्ति आपको छोड़नी है। फिर आपका आज्ञाकारी शिष्य, और लड़कियां क्या लिखेंगी? आपकी आज्ञाकारिणी या आज्ञाकारी शिष्या। आज्ञाकारी भी लिख सकती हैं, आज्ञाकारिणी भी लिख सकती हैं। फिर नाम, फिर अनुक्रमांक और फिर दिनांक 31 जुलाई 2020। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको औपचारिक पत्र लिखकर समझाया। अब मैं एक अनौपचारिक पत्र भी आपके समक्ष प्रकट करती हूँ। एक अनौपचारिक पत्र का उदाहरण भी मैंने यहाँ पर लिया है। आइए उसको भी हम एक बार करते हैं। अनौपचारिक पत्र। ग्रीष्म अवकाश में अपने मित्र को पर्वतीय स्थल की सैर करने एवं ग्रीष्म अवकाश साथ बिताने के लिए आमंत्रित करते हुए पत्र लिखिए। अब यहाँ पर मैंने बताया कि जो औपचारिक पत्र होते हैं, औपचारिक में निजता या संबंध, रिश्ते का संबंध नहीं होता, लेकिन जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो आपके फैमिली से रिलेटेड होते हैं, आपके मित्रों से रिलेटेड होते हैं। इस प्रकार से होते हैं। यानी मामा जी को लिखा गया है, नाना जी को, ताऊ जी को, बड़ी बहन को, ये सब आपके क्या है? रिश्ते में, यानी इनसे आपका कहीं ना कहीं कोई संबंध होता है और ये आपके क्या होते हैं? अनौपचारिक पत्र होते हैं। तो मित्र को अपने पास बुलाने के लिए पत्र लिखा गया है कि ग्रीष्म अवकाश यानी गर्मी की छुट्टियां साथ बिताएंगे और उसके लिए तुम अपने मित्र को आमंत्रित कर रहे हो। ऐसे पत्र को आमंत्रण पत्र भी कहते हैं। तो कैसे लिखेंगे? क्योंकि इसमें पता नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर किसी पर्वतीय स्थल का आप नाम लिख सकते हैं, जैसे उत्तराखंड, शिमला, मंसूरी। इस प्रकार से आप किसी भी हिल स्टेशन का आप यहाँ पर पता लिख सकते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्योंकि कोई पता नहीं दिया गया, इसलिए क ख ग, फिर देहरादून, उत्तराखंड। अब क्या है? क ख ग, देहरादून, उत्तराखंड। दिनांक 31 जुलाई 2020। प्रिय मित्र, दिनांक के बाद आपको बेटा एक पंक्ति छोड़नी है, फिर आपको लिखना है प्रिय मित्र। अब यहाँ पर मित्र को पत्र लिखा जा रहा है, इसलिए प्रिय मित्र। अगर आप अपने किसी बड़े बुजुर्ग या अपने किसी और को पत्र लिखते तो यहाँ पर बुजुर्ग के हिसाब से या अपने माता पिता के हिसाब से आपको लिखना होगा पूज्य पिताजी, पूज्य माताजी, पूज्य दादाजी, आदरणीय दादाजी। इस प्रकार से आपको संबोधन प्रकट करना होता है। लेकिन ये किसके लिए है? मित्र के लिए है। और मित्र क्या है? आपका हमजोली है, आपके साथी है, तो उसके लिए आप प्रिय शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। सस्नेही नमस्कार, अर्थात
स्नेह के साथ नमस्कार। मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ कि तुम भी अपने स्थान पर कुशल होगे। यानी जब भी आप अनौपचारिक पत्र लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र में हमेशा क्या है, आपके रिश्तेदार हैं, आपके सगे संबंधी हैं, आपके नज़दीक हैं, तो उनकी कुशलता का आपको सबसे पहले पूछना होता है। पहले अपने बारे में बताइए, फिर जहाँ पर आप पत्र भेज रहे हैं उसके बारे में, उसकी कुशलता का समाचार भी आप प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले आप यही लिखेंगे, मैं यहाँ पर कुशल हूँ, आशा करता हूँ या आशा करती हूँ कि तुम भी अपने स्थान पर कुशल होगे। मित्र, अब तक तुम्हारे स्कूल बंद हो चुके होंगे। मैंने पिछले पत्र में भी कहा था कि इस ग्रीष्म अवकाश का समय हम साथ साथ व्यतीत करेंगे। अब पत्र किसके लिए है कि गर्मियों की छुट्टियों का समय एक साथ बिताने के लिए लिखा जा रहा है, मित्र को आमंत्रित किया जा रहा है। तो कहते हैं कि मित्र, अब तक तुम्हारे स्कूल बंद हो चुके होंगे। मैंने पिछले पत्र में भी कहा था कि इस ग्रीष्म अवकाश का समय हम साथ साथ व्यतीत करेंगे। मैं चाहता हूँ कि तुम अब कभी भी देहरादून आ जाओ। अर्थात तुम्हारे स्कूल हैं वो बंद हो चुके हैं, छुट्टियां हो चुकी हैं, और अब मेरी हार्दिक इच्छा है कि तुम यहीं पर आ जाओ। गर्मियों में यहाँ और आसपास के पर्वतीय स्थलों की जलवायु मनोरम यानी मन को हरने वाली तथा स्वास्थ्यवर्धक होती है। अब क्या कहते हैं कि गर्मियों में जो यहाँ का पर्वतीय स्थल होते हैं उनका वातावरण अच्छा होता है, जलवायु अच्छी होती है। हम दोनों यहाँ गायत्री पीठ, ऋषिकेश, रानीखेत, लक्ष्मण झूला और पहाड़ों की रानी के नाम से जाने वाली मसूरी को भी देखेंगे। अब वहाँ पर जो स्थान है, जो हिल स्टेशन पर जो स्थान बने हुए हैं, उनके बारे में बताया गया है कि तुम जब यहाँ आ जाओगे तो मैं और तुम दोनों एक साथ इन सब चीजों को देखने के लिए जाएंगे। वहां का कैंपटी फॉल तुम्हारे मन को हर लेगा। कैंपटी फॉल है वो तुम्हारे मन को हर लेगा, अर्थात वहां का जो वातावरण है वो इतना अच्छा है जिससे तुम्हारा मन और अधिक आकर्षित होगा। हम दोनों किसी दिन सहस्त्र धारा भी चलेंगे, यानी देहरादून में जो सहस्त्र धारा है हम वहां पर भी किसी दिन समय निकाल कर चलेंगे, जहां का गंधक युक्त जल अत्यंत स्वास्थ्य वर्धक माना जाता है। अब वहां का जो गंधक युक्त जल है उसमें बताया जाता है कि जो शरीर के रोग हैं वो दूर हो जाते हैं। तुम्हें जब भी आना हो पहले मुझे पत्र लिखना, मैं स्टेशन पर तुम्हें लेने आ जाऊंगा। अर्थात तुम्हारे जब भी आने का प्लान हो उस समय पर तुम मुझे पत्र लिख देना, और जब तुम आओ मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने के लिए, तुम्हें रिसीव करने के लिए मैं आ जाऊंगा। अपने माता पिता को मेरा प्रणाम, बहन को प्यार कहना। अब एक पंक्ति छोड़ देनी है, तुम्हारा प्रिय मित्र बस, यानी कोई नाम नहीं दिया गया, कोई नाम भी डाल सकते हैं, नहीं तो बस। प्यारे बच्चों, हमने अपने आज के व्याख्यान में औपचारिक पत्र व अनौपचारिक पत्र दोनों पत्रों का अध्ययन किया। एक एक उदाहरण औपचारिक और अनौपचारिक का मैंने आपके समक्ष प्रकट किया। आपके सामने मैंने लिखकर उदाहरण आपको समझाए। अब आपको गृह कार्य में जो कार्य करना है वह मैं आपको दे रही हूँ, ध्यान पूर्वक सुनिए। आज का हमारा गृह कार्य है, बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए। पहला पत्र है, बड़ी बहन के विवाह में शामिल होने के लिए विद्यालय के प्रधानाचार्य को 2 दिन के अवकाश के लिए पत्र लिखिए। दूसरा है, मित्र को जन्म दिवस पर बुलाने के लिए पत्र लिखिए। प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने 2 औपचारिक और अनौपचारिक के ही उदाहरण आपको दिए हैं, और ये दोनों पत्र आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। जो उदाहरण देकर मैंने समझाए हैं वह पत्र भी आपको अपनी हिंदी की उत्तर पुस्तिका में लिखने हैं, याद करने हैं। प्यारे बच्चों, आज का हमारा यह व्याख्यान पूर्ण हुआ। मिलते हैं बेटा अपने अगले व्याख्यान में। धन्यवाद।